हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, उसका ये सेकंड पार्ट है। उस चैप्टर का पहले चैप्टर में हम लोगों ने इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा है, जिसमें मेनली इतिहास को हम किन किन स्रोतों के आधार पे जानते हैं उनके बारे में हम लोग इस सेशन में जानेंगे। तो पहला तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जो कि पुरातात्विक स्रोत था। पुरातात्विक स्रोत के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं हमारे, वो तीन हैं। तो पहला हमारा था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसको हम भौतिक स्रोत कहते थे, उसको हम भौतिक स्रोत भी कहते हैं, जिसमें हम भौतिक चीजों के आधार पर उस काल के इतिहास को जानते हैं। जैसे आपका अभिलेख हो जाता है, शिलालेख होता था, शिलालेख के आधार पे हम जानते थे। सिक्के माने जाते थे। ये सारी चीजें जो है वो हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास को जानने के लिए जो हम साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। साहित्यिक स्रोत के आधार पर हम उस काल के बारे में किस तरह से जानकारी मिलती है, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो हमारा साहित्यिक स्रोत देखते हैं, तो साहित्यिक स्रोत मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो धार्मिक पुस्तकें आती थी, जैसे वेद हो गया, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ और ब्रह्मोत्तर ग्रंथ इत्यादि से हम लोग उस काल के बारे में जानकारी एकत्रित करते थे। दूसरा जो हमारा आता है वो लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य का मतलब होता है जो ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जो धार्मिक से हटके होता है। जो इतिहास के बारे में जो भी जानकारी मिलती थी, जिसको एक पुस्तक के अंतर्गत संकलित किया जाता था, ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता था। चाहे उस काल की जीवनियां होती थी, बहुत सारे लोगों की जो उस काल में जो भी लिखते थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी मिलती है। कल्पना या जो कल्पना, हाँ, कल्पना प्रधान होता था, या गल्प साहित्य में उस काल के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग है। अब इस साहित्य के अंतर्गत ये दोनों को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो आता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला आ जाता है, पहले पांडुलिपि आता है, जो जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये पांडुलिपियां क्या है? तो जो भी हाथ से लिखी हुई जो भी कृत होती है, जो हस्तलिखित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो अपने हाथ से लिखी जाती है। ये जो प्राचीन काल में था, जितने भी पांडुलिपियां थी, वो किस चीज पे लिखी जाती थी? वो मेनली एक हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ होता था, उनके छाल पे एक विशेष तरीके से उसको एक भोजपत्र के रूप में तैयार किया जाता था, और उसपे ये हस्तलिखित लेख लिखा जाता था। तो उस तरह से जो तैयार तार पत्र होते थे, उसको हम क्या कहते थे? पांडुलिपियां कहते थे। तो ये जो हम फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? पांडुलिपियां है, जिसमें आप एक तरफ देखेंगे कि एक तरफ होल किया जाता था, और ये जो मेन ये पेज आता था, वो पत्ते जैसे होते थे, जो पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे। उसको विशेष तरीके से तैयार करके फिर एक के ऊपर एक इस तरह से बना के उसमें बाइंडिंग किया जाता था। तो ये हमारा जो तैयार होता था, वो उसको कहा जाता था। ये सबसे प्राचीन काल का है। सबसे प्राचीन काल में जो भी हस्तलिखित, जो भी संकलित रूप में मिला है, उसको हम लोग पांडुलिपियां कहते हैं। आगे चल के फिर हम लोग जो रामायण की पुस्तक है, वेद पुराण है, इसके बारे में पढ़ेंगे ये। लेकिन हमारा सबसे प्राचीन जो लिखित रूप में मिला है, वो पांडुलिपि में, पांडुलिपि मतलब तार पत्रों पर लिख के तैयार किया जाता था। इसके जो लिखावट है, उसमें बहुत तरह की भाषा का यूज किया गया है।
तो स्टार्टिंग में कई बहुत सारी जो पांडुलिपियां होती थी वो किस भाषा में रहती थी, वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिली है। इसके अलावा प्राकृत में भी मिलती थी और तमिल में भी। तो ये हमारा पांडुलिपि है, जिसमें एग्जाम में भी ये कितने बार पूछ लिया जाता था कि पांडुलिपि क्या है, उसको किस तरह के पेड़ कौन सा पेड़ यूज किया जाता था, वो किस क्षेत्र में उगने वाले थे वो वृक्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो अब आता है हमारा धर्म ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इतिहास को जानने का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो हमारा क्या है, वैदिक ग्रंथ है। ये हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो 4 टाइप के होते हैं। वैदिक ग्रंथ हमारा 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के हैं। जो पहला हमारा है वो है ऋग्वेद। जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, जिसका समय काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ऋग्वेद में मुख्यतः क्या है कि देवताओं की स्तुति की जाती थी। जो उस टाइम के देवी देवताओं रहते थे उनके बारे में स्तुति की गई है। इसमें 1028 सूक्त एवं कुल 10 मंडल में इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा हमारा आता है यजुर्वेद। इसमें यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। जो उस काल में यज्ञ कर्म कांड किए जाते थे, उनके जो नियम, उस यज्ञ के जो नियम होती थी, उसके विधि विधान होता था, उसको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और इसमें मुख्यतः गद्य और पद्य, ये दोनों मतलब कविता के रूप में और कहानी दोनों ही रूपों में यजुर्वेद को लिखा गया है। तीसरा जो आता है हमारा, ये थर्ड हमारा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। तो उस टाइम के जो भी सामवेद के अंतर्गत मुख्यतः क्या होता था, सूर्य की स्तुति के मंत्र दिए गए थे और उनको एक संगीतबद्ध किया गया था। तो ये हमारा तीसरा वैदिक ग्रंथ है। चौथा जो है वो हमारा अथर्ववेद है, जिसकी रचना सबसे अंत में की गई थी। वैदिक ग्रंथ के सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसमें मेनली ब्रह्म ज्ञान हो गया, धर्म, सामाजिक निष्ठा और सिद्धि के बारे में बताया गया है। रोग निवारण, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं, या जो हम जादू टोना की बात करते हैं, उन सारे विषयों को इसमें वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद को, ये सबसे हमारा वैदिक ग्रंथ के सबसे लास्ट यही है, अथर्ववेद। अब आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के बाद हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लाया गया था, तो जो वेद जो हमारा है, ये जो 4 वेद है, उसमें जो यज्ञ के बारे में, जो उस टाइम के नियम, यज्ञ से जुड़े जो नियम कानून या कर्मकांड या विधान बनाए गए थे, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। मेनली इसकी रचना ब्राह्मण लोग ने किए थे। किस चीज के लिए, तो उसमें नियम बताए गए थे कि ये जितने भी वेद हैं, उसमें जो यज्ञ के कर्मकांड है उसको कौन समझेगा, तो इसकी अच्छी समझ तैयार करने के लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। दूसरा आ जाता है हमारा आरण्य ग्रंथ। ये भी हमारा धार्मिक ग्रंथ ही है। इसमें हम लोग, आरण्य ग्रंथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, दार्शनिक जो भी फिलॉसफी से रिलेटेड या रहस्यात्मक जो विषय होता था, उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में इन 2 विषयों के बारे में वर्णन मिलता है। और इसे कहाँ पढ़ा जाता था, जंगल में पढ़ने के कारण इसका नाम आरण्य ग्रंथ पड़ा है। जो अगला हमारा आता है वो उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो जिस रहस्यात्मक ज्ञान को व्यक्ति मतलब अपने गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे, उसको हम लोग उपनिषद कहते थे। उपनिषद में मेनली गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था, उसको हम उपनिषद कहते थे। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठ के लिया जाता था, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जो है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। ये पूरा जो वैदिक साहित्य है, उसका लास्ट पार्ट ये है हमारा उपनिषद।
इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत मतलब वेद का जो अंत होता है, वो अंतिम जो पार्ट है वो हमारा उपनिषद है। इसकी कुल संख्या 108 मानी जाती है। ये आपसे पूछा गया था कि जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो हमारा किस उपनिषद के किस पाठ से लिया गया है? तो वो जो है वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। आगे हम देखते हैं वेदांत। वेदांत क्या है? तो वेदांत की कुल संख्या जो है वो 6 है, जिसमें हम लोग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त और छंद ज्योतिष के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। अब ये क्योंकि हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस काल के जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो हम प्राचीन काल को अपने या इतिहास की जो जानकारी के स्रोत हैं, ये सब क्या है? ये साहित्य का रूप है। तो उस काल में एक तो हिंदू धर्म में देखा जाए तो वैदिक साहित्य आता था जो सबसे प्राचीन है। उसके अलावा जो हम लोगों की जानकारी के स्रोत हैं वो बौद्ध धर्म है, धर्म ग्रंथ है, फिर जैन धर्म ग्रंथ है। ये सभी बहुत सारी चीजों हैं, ग्रंथ है जिससे हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगला हमारा आ जाता है बौद्ध धर्म ग्रंथ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। जब हम जैन और बौद्ध बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है, उस बहुत सारे बौद्ध साहित्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे मेन मेन जो हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ था वो किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछा जाता है। तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो हमारा पाली भाषा में मिलता है। अगला है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की इससे संबंधित घटना कहाँ मिलता है? तो वो जातक कथा में, जातक कथा में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। अगला पॉइंट है हमारा बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम अंगुत्तर निकाय है, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो हम लोग जनपद पढ़ेंगे आगे, उसमें 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी भी जानकारी जो है उस टाइम में बौद्ध एक ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, उसमें दिया गया है कि हमारा 16 महाजनपद कौन कौन सा था, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। अगला आ जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। त्रिपिटक क्या कौन कौन सा है? पहला हमारा है सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ साहित्य की बात कर रहे हैं, इसलिए इस साहित्य के स्रोत की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन स्रोतों में मेन मेन पॉइंट को देख लिए हैं, क्योंकि आगे भी हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये सूत पिटक में क्या लिखा गया है, विनय पिटक के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसलिए वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सिर्फ स्रोत के रूप में हम लोग यहाँ पे जानकारी एकत्रित करते हैं। अगला आ जाता है हमारा जैन ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथ जो है वो हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो बौद्ध था, बौद्ध धर्म ग्रंथ वो पाली भाषा में है, और जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। महावीर स्वामी द्वारा द्वारा दिए गए मौलिक जो सिद्धांत उन्होंने दिए थे वो 14 प्राचीन ग्रंथ में संकलित किया गया है। 14 अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया है, जिसे हम पूर्व कहते हैं, पूर्व कहा जाता है। बाद में उन्हें 12 अंग और 12 उप अंगों में विभाजित किया गया था। ये जो 14 प्राचीन ग्रंथ थे उसको फिर आगे चल के 12 अंग और 12 उप अंगों में विभाजित किया गया था। जिस तरह से अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है ग्रंथ, जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी तरह हेमचंद्र जो लेखक है, हेमचंद्र कृत परिशिष्ट हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वत में जैन ग्रंथ, जिसमें जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वत, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलते हैं। परिशिष्ट पर्वत में जैन चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, उनके जीवन काल की।
दूसरा आ जाता है भागवत सूत्र। ये एक ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है। जैसे हमें अंगुत्तर निकाय में हम लोगों को 16 महाजनपद यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। उसी तरह से बौद्ध धर्म ग्रंथ भी हमें बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत में आते हैं जो कि प्राचीन काल की जानकारी देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्रोत होता है इतिहास को जानने का, वो है इतिहासकारों के यात्रा वृत्तांत। जो विदेशी आए थे, जो हमारे देश को देखे और उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो जो यात्रा वृत्तांत होता था, वो भी हमारे इतिहास को जानने का एक स्रोत मात्र है। ये 3 तरीके से हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं। अगला जो हमारा रहेगा वो यात्रा वृत्तांत रहेगा, जिसमें हम लोग अलग अलग जो इतिहासकार, अलग अलग जो यात्रीगण आए थे, जैसे यूनानी आए, चीनी आए, इस तरह से उन्होंने हमारे देश के बारे में जो जानकारियां दी, उसके बारे में जो लिखित रूप में है, उसके बारे में हम लोग जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा सारा क्या था, साहित्यिक स्रोत था, क्योंकि इसमें हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा धर्म ग्रंथ है, ये वैदिक पीरियड में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत क्या है, उस टाइम की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, धार्मिक व्यवस्था किस तरह की थी, ये सब हम लोग आगे इस पे डिटेल में, क्योंकि ये एक स्रोत के रूप में हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं उस काल को जानने के लिए। तो इसलिए केवल हम लोग ये जानकारी लेते हैं कि वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से 4 ग्रंथ आते हैं, तो वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था वो हमारा साहित्यिक स्रोत के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा इस चैप्टर का, वो यात्रा वृत्तांत रहेगा। ये सभी इतिहास को जानने के स्रोत मात्र है। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक को आप क्लियरली समझ लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला जो है यात्रा वृत्तांत के ऊपर देखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।